मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं रात का वक्त है और कुछ फ्रेंड्स बीच पे आए होते हैं। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ सिंगिंग कर रहे होते हैं, कुछ डांसिंग कर रहे होते हैं और कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं कि तभी उनको वहाँ पर एक बड़ी सी और अजीब सी चीज मिलती है जिसका वो मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको थोड़ा सा डैमेज भी करते हैं, यानी कि उसको तोड़ते भी हैं। उनको नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है, ये चीज खुद क्या है। अब जब ये सब दोस्त इतनी एंजॉयमेंट करने के बाद थक जाते हैं तो अपने अपने गाड़ियों में ही सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो सबकी एक एक करके आंख खुलने लगती है और उनमें से एक लड़की का नाम माशा होता है जो कि टेबल पर सो रही थी और उसकी आंख खुलती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसको वॉमिटिंग होने लगती है। बाकी सबको लगता है कि शायद ये रात की वजह से हो रहा है, लेकिन माशा को अंदर ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब वहाँ पर एक लड़की को सैंड पर बैठी कोई बर्ड दिखाई देती है। वो बर्ड बिल्कुल ठीक ठाक होती है लेकिन सैंड उसको अपने अंदर लेने लगती है जैसे कि कोई बहुत गहरा सा दलदल हो। वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त माशा से कहती है कि तुम सैंड पर पाँव मत रखना, वहाँ पर खतरा है। लेकिन इससे पहले कि माशा उसकी बात सुनती, वो सैंड पर पाँव रख चुकी थी और अब उसका पाँव भी सैंड में अंदर जाने लगता है। वो बहुत कोशिश करती है कि अपना पाँव सैंड से बाहर निकाल सके लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने हाथों को यूज के भी अपने पाँव बाहर निकालने वाली थी लेकिन इसी वजह से उसके हाथ भी सैंड में फंस जाते हैं। वो घबरा जाती है और चलाने लगती है। उसके दोस्त भी उसकी मदद को कैसे आते, वो भी सैंड में फंस जाते और तब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और अब माशा की हालत देखकर उसका गाड़ी में बैठा हुआ एक दोस्त उसकी मदद को बाहर आता है। सब लोग मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। तो जैसे ही वो सैंड के ऊपर जाता है वो गिर जाता है। वो मुंह के बल गिरा था तो वो सैंड के साथ स्टिक हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि खुद को उठा ले लेकिन उसकी स्किन तक भी सैंड के साथ चिपक रही होती है। उसकी बॉडी को सैंड ने काफी जख्मी कर दिया था। उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि वो अपने दोस्त को किसी तरह से ऊपर खींच ले, लेकिन उनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। अब उस लड़के का एक और दोस्त उसकी तरफ रस्सी फेंकता है लेकिन अब वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो रस्सी को पकड़ सके और सैडली कुछ ही मिनट्स में उसकी पूरी बॉडी सैंड के अंदर चली जाती है और सब इसको रेत में इस तरह जाते देखते कि सिवा कर भी क्या सकते थे। वो सब काफी डर जाते हैं और प्लान करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो लड़का गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है उसका नाम जोना होता है। वो दोबारा से कोशिश करता है कि गाड़ी को स्टार्ट कर सके लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। तभी हम वहाँ पर एक हेल्दी से आदमी को देखते हैं जो कि ड्रम में होता है और मूव करने लगता है। तो उसके दोस्त उसको कहते हैं कि प्लीज तुम जरा सा भी मूव ना करना, कि अगर तुम हिले और नीचे गिर गए तो ये सैंड तुम्हें अपने अंदर ले लेगी। तो वो आदमी कहता है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि उसने ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता। वो सो रहा था तो उससे दर्द होने लगता है तो वो मूव करने लगता है। तो एक लड़का कहता है कि 2 घंटे तक हमारी हेल्प को कोई न कोई आ रहा है, हमने कॉल कर दी है, तो अगर तुम इसी में स्टिल रहोगे तो वो हमें बचा लेंगे, प्लीज तुम मेरी बात पर ध्यान दो। वो आदमी मान जाता है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई हेल्प नहीं आने वाली थी। वो सब यहाँ पर स्टक थे और माशा के दोस्त सबको कहती है कि कल इसी बीच पर तो हमने पार्टी की थी, ये सैंड हमें कल तो कुछ नहीं कह रही थी और यहाँ पर बाकी भी तो लोग थे, वो सब कहाँ गए। तो वो लोग ये गेस कर लेते हैं कि वो सब लोग रेत में जा चुके हैं और ये लोग रेत में नहीं गए क्योंकि ये लोग डायरेक्ट रेत के ऊपर नहीं थे, ये सब अपने अपने कार्स में थे या फिर ऊंची जगह पर। इतनी देर में वो हेल्दी आदमी फिर से चिल्लाने लगता है कि सन रेज मुझे तंग कर रही हैं। तो उसका दोस्त उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है कि तुम ये लगा लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। तो वो आदमी उसको लगा लेता है तो उसको थोड़ा सा सुकून आता है। तभी उन सबकी नजर उस चीज पर पड़ती है जो उनको रात को मिली थी और इन सब ने उसको डैमेज किया था। रात के अंधेरे में उस चीज के बारे में इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो बड़ी सी चीज एक एग था जिसे इन्होंने तोड़कर या डैमेज करके बहुत बड़ी गलती की थी। उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, यानी उसके अंदर जो भी चीज थी यकीनन अब वो बाहर आ चुकी थी और ये भी हो सकता है कि जो क्रिएचर उस अंडे के अंदर से निकली थी वो इसी सैंड में रहती और वही इन सबको सैंड के अंदर लेकर जा रही है। अब माशा के दोस्त उस सैंड की तरफ कोई चीज फेंकती है तो वो सैंड उसको भी अपने अंदर ले लेती है और यहाँ पर इन्हें पता चल जाता है कि वो क्रिएचर इस सैंड के अंदर ही है। और अब जोना कहता है कि हम इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते, अब हमें अपने लिए खुद ही स्टेप लेना होगा। वो एक स्केटबोर्ड उठाता है और उसको गाड़ी के पास रखकर उस पर चलते हुए टेबल तक जाने की कोशिश करता है और सक्सेसफुली वो उस पर चलने तो लगता है, लेकिन जैसे ही वो टेबल तक पहुंचता है तो उसका बोर्ड स्लिप होने लगता है
और उसके पाँव भी, तो वो स्लिप होता हुआ सैंड के बहुत करीब हो जाता है, जिसकी वजह से सैंड से कोई चीज निकलती है और उसके पेट के साथ टच करता है। लेकिन जोना बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता और वो टेबल के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर एक बैग रखा था और उसके अंदर कुछ स्नैक्स थे। उसे उस बैग में एक बनाना मिलता है और जैसे ही वो उसे खाता है तो उससे भी वॉमिटिंग हो जाती है। और जब उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा जख्म होते हैं, जो कि उसी चीज ने की थी जो सैंड में से निकली थी। सब लोग ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन जोना उनको कहता है कि नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है, तुम लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचो। और साथ ही उनकी तरफ ड्रिंक्स फेंकने लगता है ताकि जिनको प्यास लग रही है उनकी प्यास तो बुझ सके। लेकिन साथ ही जोना को अपने पेट में दर्द होने लगती है और उसके जख्म से खून भी आने लगता है। तो उसके दोस्त बहुत परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। तो जोना उसको कहता है कि रो मत, जब तो स्ट्रॉन्ग है ना। और जोना वहीं पर लेट जाता है। तभी गाड़ी में बैठी एक लड़की उनसे कहती है कि हम सब के मोबाइल फोन्स गाड़ी के डिग्गी में हैं, हमें कुछ न कुछ करके उनको निकालना होगा ताकि हम मदद तो मंगवा सकें। लेकिन कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि यहाँ पर बैठे बैठे गाड़ी की डिग्गी खुल ही नहीं सकती थी। तो एक लड़की कहती है कि मैं हिम्मत करूंगी, तो वो जाकर गाड़ी की डिग्गी खोलती है, लेकिन वो नहीं खुल पाती। तभी वो दूसरी तरफ जाती है तो ब्लैक हेयर लड़की उसको एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ाती है कि वो उसको जोर से पकड़ ले और कहीं सैंड की तरफ ना गिर जाए। लेकिन अभी भी वो गाड़ी की डिग्गी सही तरह से खोल नहीं पा रही थी। तभी जोना की दोस्त उसको एक रोप पकड़ाती है कि इससे ट्राई करो, और फाइनली यहाँ पर वो डिग्गी को खोल लेती है। लेकिन तभी दूर उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ का सुपरवाइजर होता है, यानी कि बीच पेट्रोल सुपरवाइजर। वो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और इसी ध्यान में वो लड़की जो डिग्गी खोल चुकी थी उसकी उंगलियां डिग्गी में फंस जाती हैं, यानी कि अब डिग्गी बंद हो चुकी थी। वो चिल्लाती है और वो सब उसको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुपरवाइजर उनको कहता है कि न्यू जनरेशन भी ना ड्रग्स देकर पता नहीं क्या क्या काम करती है। लेकिन वो उसको बताते हैं कि हम सब मुश्किल में है। तो वो अपनी गाड़ी उनकी तरफ लेकर आता है और अपनी गाड़ी से उतरने लगता है। तो ये देखकर वो सब शोर मचाने लगते हैं कि सैंड पर पाँव मत रखिएगा। लेकिन जब वो बाहर आता है तो ये देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं कि सैंड ने उसको कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले तो वो जोना के पास जाता है और उसका पेट देखकर कहता है कि ये सब किसने किया। उसके बाद वो उस हेल्दी आदमी को ड्रम से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट काफी ज्यादा था तो वो अकेला ये सब कुछ नहीं कर पाता और कहता है कि कुछ ही देर में मैं अपनी टीम को यहाँ बुला लेता हूँ, वो तुम सबको रेस्क्यू कर लेगी। और कहते हैं लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम सब यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो जोना की दोस्त उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है और उससे बताती है कि हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंसी हुई है। सुपरवाइजर उसके पास जाता है मगर उसकी कोई हेल्प नहीं करता। ये देखकर जोना की दोस्त चिल्लाने लगती है तो सुपरवाइजर उसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो, तुम्हारे साथ मसला क्या है। तो वो उससे बताती है कि आपको नहीं दिख रहा हम इतनी मुश्किल में हैं, हम सैंड पर नहीं आ सकते हैं। पहले ही सैंड ने हमारे दो दोस्तों को अंदर निगल लिया है। सुपरवाइजर कहता है कि मुझे इन गेम्स में मत डालो, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं सैंड पर कैसे खड़ा हूँ, तुम लोग फौरन से नीचे आओ। लेकिन जोना और उसके दोस्त नीचे नहीं आए क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह से उनकी जान जा सकती है। तो सुपरवाइजर अपने गन निकाल लेता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी कीज भी सैंड पर गिर जाती है। सब उसे कहते हैं नहीं, सैंड पर अपना हाथ मत रखिएगा, लेकिन वो इनकी बात नहीं सुनता। और जब वो अपनी कीज उठाने के लिए उसका हाथ सैंड के साथ टच होता है तो सैंड उसके हाथ को भी अपने साथ स्टिक कर लेती है। सुपरवाइजर के पास पेपर स्प्रे होता है जिसके साथ वो सैंड पर स्प्रे करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो क्रिएचर उसका आधा हाथ अपने साथ ले जा चुकी होती है और सुपरवाइजर का हाथ कट जाता है और उससे बहुत खून आने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। तो जोना की दोस्त नीचे उतरकर दूर से ही वो पेपर स्प्रे उठा लेती है कि शायद उस क्रिएचर को हराने के लिए ये हमारी हेल्प कर सके। अब रही बात सुपरवाइजर की, तो वो बेचारा पूरी तरह से रेत में गिर जाता है। देखते ही देखते रेत उसको अपने अंदर ले जाती है। अब ऊपर कैबिन में जोना की दोस्त अपने साथी से कुछ बात करती है तो उन्हें समझ आ जाता है कि सुपरवाइजर को इससे कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि उसके जूते मजबूत थे और नीचे से टूअर के थे, यानी कि फाइबर्स वाले। तो वो लड़का अपने बाकी साथियों से कहता है कि मेरी तरफ टॉवल फेंको, इससे हम अपने पाँव में बांधेंगे और यहाँ से निकल सकेंगे। तो जब उसके साथी उसकी तरफ टॉवल फेंकते हैं तो वो उसके कैच करने के चक्कर में कैबिन से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही रेत में से बहुत ज्यादा ग्रेन्स टाइप या रूट्स टाइप बहुत सी चीजें बाहर आती हैं जो कि वाकई ही उस क्रिएचर के टेंटिकल्स हो सकते हैं। वो उसकी पूरी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और उसका खून पीने लगते हैं और देखते ही देखते उसके साथ भी वही होता है जो उसके बाकी साथियों के साथ हुआ था, यानी वो सैंड के अंदर कहीं गुम हो जाता है। और ये इंसिडेंट उसके दोस्तों के लिए बहुत बुरा गुजरता है। वो ब्लैक
हेयर लड़की अपने गालों पर हाथ रखकर रोने लगती है। तो जोना की दोस्त उसे कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो उस क्रेट को यहाँ पर सीधा करके रखती है और एक और ग्रिल लेकर कैबिन से जंप करते हुए गाड़ी में आ जाती है। जब वो गाड़ी में आती है तो उस ब्लैक हेयर लड़की को एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि ये सब उसी का प्लान था कि यहाँ पर आया जाए, लेकिन ये सब होना उसकी गलती तो नहीं थी। खैर, अब वो दोनों मिलकर उस लड़की के फिंगर्स को गाड़ी की डिग्गी में से निकालने की कोशिश करती हैं और कामयाब भी हो जाती हैं। अब जोना की दोस्त उसके हाथ पर टॉवल बांधती है। दूसरी तरफ हम उसी हेल्दी आदमी को देखते हैं जो कि ड्रम में फंसे होने की वजह से काफी बुरा फील कर रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी एक जगह पर स्टिल थी तो वो स्वेल होकर उसमें से खून भी आने लगता है। और जब वो खून बहकर नीचे सैंड में गिरता है तो सैंड में से कुछ टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई इंसान है, तो हो सकता है वो हेल्दी आदमी पर अटैक भी कर सके। अब दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां ग्रिल को आपस में जोड़ते हुए कार से टेबल तक का एक रास्ता बना देती हैं और ब्लैक हेयर लड़की अब जोना तक जाती है। वो लड़की जिसकी फिंगर्स डिग्गी में आ चुकी थी, वो जोना की दोस्त से कहती है कि तुम जाओ, क्योंकि मेरी फिंगर से खून निकल रहा है और अगर ये खून नीचे सैंड में गिर गया तो हो सकता है कि वो क्रिएचर हम पर हमला कर दें। तो अब जोना की दोस्त भी उस तक पहुंच ही जाती है और अब सिर्फ वो इंजर्ड फिंगर्स वाली लड़की उस ग्रिल पर चढ़ने लगती है, लेकिन बिल्कुल आखिर पहुंचकर उसके हाथ में से ब्लीडिंग होती है और ब्लड ड्रॉप नीचे सैंड पर गिरता है। तो वो क्रिएचर थोड़ी सी बाहर आती है, जिसे देखकर वो लड़की डर जाती है और उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तो वो बेचारी भी सैंड में गिर जाती है और सैंड उसको पूरी तरह अपने अंदर ले लेती है। दूसरी तरफ हम उस हेल्दी आदमी को देखते हैं जिसके ड्रम में से काफी खून बह रहा होता है। तो टेंटिकल्स यानी कि रूट्स लाइक चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और ड्रम पर चढ़ने लगती हैं। ब्लैक हेयर लड़की को देखते हैं जो कि अपने पाँव में काफी ज्यादा टॉवल्स बांधकर चलने लगती है सैंड पर, तो उससे कुछ भी नहीं होता और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। अब सुपरवाइजर के गाड़ी के ऊपर खड़ी होती है। ये देखकर वो हेल्दी आदमी भी काफी खुश होता है और देखकर एंजॉय करने लगता है। वो यहाँ से अब जल्द ही निकल जाएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि वो टेंटिकल्स उसके ड्रम को नीचे से बिल्कुल खाली कर चुके थे और अब वो टेंटिकल्स बड़े होकर उसकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द स्टिक हो जाते हैं और उसे सैंड के अंदर ले जाते हैं, जिससे वो बेचारा भी मारा जाता है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर उससे इतने ज्यादा लोगों को जो खा लिया था और अब तक उसके टेंटिकल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। और अब वो सीधा सुपरवाइजर की गाड़ी के पास आती है और उसे हिलाने लगती है, जिससे वो ब्लैक हेयर लड़की गाड़ी के ऊपर ही गिर जाती है और उसका सर जब गाड़ी के साथ टकराता है तो वो बेहोश हो जाती है। अब जोना की दोस्त अकेली बची थी, क्योंकि बाकी सबकी हालत तो खराब थी। किसी का पेट इंजर्ड था तो कोई बेहोश था। वो घबरा जाती है और अब किसी तरह से रात हो जाती है और रात होते ही ब्लैक हेयर लड़की को होश आ जाता है, तो वो वहाँ पर एयर पाथवे बचाती है, जिस पर से वो जोना को लेते हुए गाड़ी तक पहुँच जाती है। और जब उनके पीछे पीछे जोना की दोस्त भी आ रही होती है तो वो क्रिएचर अपने टेंटिकल्स के साथ गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि अब उस क्रिएचर के टेंटिकल्स ब्लो कर रहे थे, उनसे ब्लू कलर की कोई लाइट निकल रही थी। लेकिन जोना की दोस्त हिम्मत नहीं हारती और गाड़ी के ऊपर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास गैसोलीन का एक कैन पड़ा है, तो वो क्रिएचर कैन को पकड़ लेता है और वो उसको छोड़ ही नहीं रहा होता। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जोना की दोस्त दूसरा कैन उठाती है और उसमें से गैसोलीन गाड़ी के चारों तरफ फेंकने लगती है, जिसके बाद कुछ गैसोलीन उस क्रिएचर के ऊपर भी गिर जाती है और इसके बाद वो आग लगा देती है, जिससे क्रिएचर के टेंटिकल्स को भी आग लग जाती है और वो तड़पने लगता है। जोना की दोस्त फौरन से गाड़ी के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन वो क्रिएचर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही शायद जलने की वजह से उस क्रिएचर की ताकत खत्म होने लगती है और जल्द ही वो खुद ही रेत के अंदर समा जाता है। तो रात काफी हो जाती है और ये तीनों डरे हुए और थके हुए होते हैं, तो ये लोग गाड़ी में ही सो जाते हैं। तो जब सुबह होती है तो कोई आदमी उनकी गाड़ी के शीशे पर नॉक करता है और वो कोई पुलिस ऑफिसर लग रहा था। और अब जब जोना की दोस्त बाहर निकलकर सैंड पर पाँव रखती है तो अब उसके पाँव सैंड में स्टक नहीं होते। साथ ही साथ ब्लैक हेयर लड़की भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और अब वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। क्रिएचर उस रात जलने की वजह से अब मर चुका था और इसी वजह से सैंड में अब सुकून था और कोई भी मूवमेंट नहीं थी। जोना के उन जख्मों की वजह से डेथ हो चुकी होती है, जो कि बहुत सैड मोमेंट होता है। लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि वो क्रिएचर अभी मरा नहीं है।
वो अभी जिंदा है और समंदर में कहीं है और अब उसका नया निशाना शहर है यानी कि सिटी। और इसी के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।